हेलो बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय मां सरस्वती। तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं सुबह की 6 बजे वाली महत्वपूर्ण प्रश्नों की कैप्सूल क्लास। हालांकि हम ये क्लास डेली देने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज बहुत दिनों के बाद आपकी क्लास में लेकर आया हूँ। रीज़न आप लोगों को पता ही था, मुझे डेंगू हुआ था और मैं पड़ा हुआ था, गिरा पड़ा हुआ था हॉस्पिटल में। और कैसे कैसे करके अब बुखार आना बंद हुआ है ये मुझे ही पता है। क्या स्थिति थी मेरी कि न मुझे देखने का मन करे न सोने का। बहुत सारे बच्चों का डाउट्स का नंबर पे फ़ोन आया हुआ है, उनसे मैं बात, फ़ोन मेरे बगल में बज रहा लेकिन उठा के बात करने का मन नहीं कर रहा। ये कंडीशन था। ना तेज सर दर्द कर रहा था, हालांकि उस सर दर्द से अब थोड़ा निजात मिला है, लेकिन खड़े नहीं हो पा रहे हैं। यही वजह है कि शाम की आपकी 6 बजे वाली क्लास, 7:30 बजे वाली क्लास जो मेरी केमिस्ट्री की होती है, मैंने कहा तो कि एक दिवाली से इतनी दिवाली तक ये करेंगे, लेकिन मैं खुद ही नहीं आप लोगों का साथ दे पाया। इसके लिए मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ। मैं आप सभी लोगों का कर्ज वाकई में उतारूंगा। ये जो शाम की 7:30 बजे वाली क्लास है, और एप्लीकेशन पे एक मेरा तरंग प्रकाश की का लेक्चर चल रहा था, उसको लेना था मुझे सोमवार से। ये दोनों क्लासेज हम आपको भले ही दिवाली के बाद लूँ, लेकिन लूँगा। अगर मेरी तबीयत सही रहेगी तो आज से ही लूँगा। मतलब खड़े होने में अगर चक्कर वक्कर नहीं आएगा तो ठीक है, मैं आज से ही लूँगा। ठीक है, तब तक के लिए मेरे भाई मुझे माफ़ कर देना। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपकी क्लास मुझे छोड़नी पड़े। मजबूरी छुड़ा देती है। यही नहीं, आपको मैं बताऊं, मेरी माता जी भी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। ऑक्सीजन लगा था परसों उनको, कल ऑक्सीजन से बाहर, मतलब ऑक्सीजन निकला है, तो अभी हॉस्पिटल में ही है, पड़ी हुई हैं। उनको भी लंग्स इन्फेक्शन है, पड़ी हुई हैं वो। बस मैं आप सभी लोगों से इतना करूँगा, दुआ कीजिए जल्दी वो सही हों और हम सही हों, ताकि आप सभी लोगों की पढ़ाई और दिल लगा के हम कर सकें और करा सकें। इसमें थोड़ी मोड़ी मिस्टेक भी हो रही, जैसे हिंदी की क्लास मुझे 1 तारीख से देना था, लेकिन तबीयत ही खराब हो गया, मैं कैसे दे पाऊँ। क्लास पूरा शेड्यूल है, अपलोड है, लेकिन मुझे देना है। मैं आपको देने से पहले मैं एक बार हिंदी देखूंगा ना मैम का, कैसा आपको की दी है डिलीवर्ड, तो मतलब कैसा क्या पढ़ाई है। तो नहीं देख पाया, इसलिए हिंदी क्लास 1 तारीख को मैंने नहीं दे पाया। खैर छोड़िए, आज अगर तबीयत सही रही तो मैं आज देखूंगा, लेकिन मुझे माता जी भी तो हॉस्पिटल में ही हैं, उनके यहाँ भी जाना है मुझे। ठीक है, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग खैर वो होता रहता है ना, अब पढ़ाई करते हैं हम लोग। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो कि आप सभी लोगों को तैयार कर लेना चाहिए, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है। कैप्सूल क्लास में इसलिए ले रहा हूँ ना, क्योंकि 15-20 मिनट की क्लास है, खड़े हो सकता हूँ तो ले ले रहा हूँ। ठीक है ना, इसलिए कैप्सूल क्लास ले रहा हूँ आपका। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, है ना। और हाँ, शुरू करने से पहले मैं उन बच्चों को बताना चाहता हूँ जो बच्चे नए हैं और अभी तक बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं, बाबू लेट मत करो। बैच में बहुत ही बढ़िया से तरीके से पढ़ाया जा रहा है, चीज़ों को एक सिस्टमेटिक तरीके से दिया जा रहा है। बुकलेट, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है। आप जल्द से जल्द इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, अल्फ़ा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके। इसमें आपको कैसे पढ़ाया जाएगा मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। चैप्टर का 1 शॉट रिवीजन क्लासेज मिलेंगी, माइंड मैप मिलेगा, जिसमें आपको उस चैप्टर को एक ही माइंड मैप के जरिए आपको याद कराने की कोशिश रहेगी। डेली लाइव क्लासेज होंगी, लाइव डाउट क्लास होगा, क्लास नोट्स का पीडीएफ मिलेगा। ऑनलाइन वीकली टेस्ट, हर एक शनिवार के दिन आपका टेस्ट होगा। स्टडी मटेरियल में आपको बुकलेट प्रोवाइड की जाएगी। क्या? बुकलेट, है ना। अब बुकलेट आप लोगों को मैंने कई बार दिखाई है। ठीक है, और कंप्लीट सिलेबस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर और सभी विषय इसमें पढ़ाया जाएगा। और ये पूरी टीम है जो कि आपको पढ़ाएगी। और एक बात मैं बताऊं, अंतिम समय में बोर्ड एग्जाम को लेकर जो भी समय बचा है, ये बैच आप लोगों के लिए वाकई में वरदान साबित होने वाला। अगर आपने इससे अच्छे से पढ़ाई कर लिया तो आपको 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता है। इतना तबीयत मेरा ख़राब है, उसके बाद भी बैच में मैंने मैथ का, बायो का, चाहे इंग्लिश का तो मैंने क्लास ऐड करा दिया, और उसके बाद ये केमिस्ट्री का, फिजिक्स का मैंने क्लास लगातार सर मैम से चलवाते रहा। और मुझे भी चैप्टर पढ़ाना है तो मैं चैप्टर भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, ये है आपके लिए मेहनत, तो इसलिए आपको थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तुरंत के तुरंत बैच में ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतरीन से बेहतरीन कर लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ज्वाइन कैसे करेंगे, आपको ये नंबर है 930 577 1375, इस पर कॉल कर लीजिए, या फिर ये अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके आप खुद से ऐप को डाउनलोड करके जाके पेड कोर्स में ज्वाइन कर सकती हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है।
क्वेश्चन क्या है, पढ़िए सभी लोग, कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। देखो जब होता क्या है प्रकाश का अपवर्तन, मेरे साथ साथ समझने की कोशिश करना। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से, कोई प्रकाश किरण क्या करता है, एक माध्यम से, मान लो ये माध्यम नंबर 1 है, इस माध्यम नंबर 1 से माध्यम नंबर 2 में यह प्रकाश किरण जा रहा है। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। जैसे आप लोग हैं ना, अपने घर से कॉलेज, अपने घर से अपने गांव से निकलते हो पढ़ने के लिए, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाते हो कि नहीं हो जाते हो? हम्म? अरे सब लोग नहीं होते, कुछ लोग तो विचलित हो जाते हो, पढ़ने जाते हो वहां पे सुट्टा मारने लगते हो। क्यों भैया, गलत कर रहे हैं? तो ये घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, जैसे ये आपके सामने एक माध्यम है, मान लो ये माध्यम नंबर 1 जो वायु जल है, क्या है, जल है। क्या है माध्यम नंबर 1, क्या है, जल है। ये प्रकाश किरण जल से वायु में जा रही है, तो क्या हो जाएगी, देख लो आपके सामने, अपने माध्यम से क्या पर प्रकाश किरण ये आ रही थी, लेकिन अपवर्तन यहाँ हुआ, जब माध्यम परिवर्तन हुआ तो ये ऐसे हो गई, मतलब थोड़ा सा परिवर्तित हो गई, थोड़ा सा अपने मार्ग से हट गई। ये घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्या लिखोगे परिभाषा में आप सभी लोग, बताओ क्या लिखोगे? जब, बोलो मेरे साथ सभी लोग, बताओ बताओ, बोलो बोलो सभी लोग, जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश प्रवेश करती है, तो प्रवेश करती है तो क्या होती है, वह क्या करती है, वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, हट जाती है या विचलित हो जाती है ना? वह अपने मार्ग से हट जाती है या विचलित हो जाती है। ठीक है, यह घटना क्या, यह घटना, यह घटना, यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता, यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, देखो ये जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है या अपने मार्ग से परिवर्तित हो जाती है या हट जाती है ना? यह घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। देखो ये जो कोण होता है ना, इस कोण को कहा जाता है आपतित कोण, इसको आई से लिखा जाता है। और ये कोण जो होता है इसे कहा जाता है अपवर्तित कोण, इसे आर से लिखा जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ये जो कोण होता है इसे आपतित कोण आई से लिखा जाता है, और ये कोण जो होता है इसको अपवर्तित कोण आर से लिखा जाता है। एक बार सभी लोग प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आसान है लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है, कक्षा 10 में भी आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है परिभाषा जो कि पूछा जाता है कि प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, बताओ। देखो होता क्या है, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, मुझे बताना अगर ऐसा मेरी बात सही है तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। देखो जैसे आप हो, आपके पास एक बाइक है, कार बन रहा है भाई, बाइक कैसे, ये हो गया दो चक्का, ऐसे ऐसे ऐसे, ये सीट बैठने वाला, ये हैंडल ये बाइक है। इस बाइक से आप जा रहे हो, ठीक है ना? दो सीट होता है बाइक में, एक सीट ये है, ठीक है ना? बैठकर आप यहाँ पे आप बैठे हुए, आप ये जा रहे हो, ठीक है ये आप बने हो, जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, मान लो आप कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, तो आपके पड़ोसी इधर कोई है, पड़ोसी पड़ोसी इधर कोई है, इस पड़ोसी को भी मान लो आपके साथ में कॉलेज ही जाना है, आपके साथ में कॉलेज ही जाना है। दिख नहीं रहा है कॉलेज, कॉलेज यहाँ लिखे,
स्कूल लिख, कॉलेज छोड़ो, कॉलेज जाओगे तो फिर पड़ोसी को लेके कॉलेज थोड़ी नहीं जाओगे। मान लो दुकान जाना है, ठीक है, दुकान जाना है, और आपके पड़ोसी को भी दुकान ही जाना है, वही सामान लाने, कुछ सामान लाने, तो आप लोग क्या करते हो? ये मान लो आपका पड़ोसी भी बाइक से, तो कहते हो अरे यार छोड़ो, अपना बाइक रख दो, आओ मेरे पे ही बैठ जाओ, तेल भी बचेगा और बातें करते करते हम लोग जाके लेते आएंगे। क्यों? बात सही कि नहीं सही है? ऐसा ही करते हो ना, है ना? कब? जब आप एक ही दिशा में जा रहे हो, एक ही दिशा में या एक ही तरफ जा रहे हो, और एक ही माध्यम से जा रहे हो। माध्यम का मतलब क्या? एक ही बाइक से जा रहे हो, माध्यम तो एक ही ना, तभी तो ऐसा करते हो। और आपका पड़ोसी इस पे बैठ जाता है, बैठ जाता है ना, बैठ जाता है। तो ये जो घटना होता है, इसी घटना को आप लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अध्यारोपण। लेकिन सर व्यतिकरण बढ़ाना है, आप अध्यारोपण बता रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको अध्यारोपण बताया कि जब कोई आप जा रहे हो, आपका पड़ोसी को भी जाना, तो आप ही अपनी गाड़ी बैठा लिए कि हाँ चलो भाई साथ ही में चलना है, एक ही जगह जाना है, एक ही गाड़ी से चल चलते हैं। ये प्रकाश का एक तरह से क्या अध्यारोपण हो गया। लेकिन जब वो बैठ जाता आपका पड़ोसी, हो सकता है आप पहले गाड़ी धीरे चलाते हो, लेकिन पड़ोसी बैठते ही कहा भाई हम धीरे, यार तुम कितना धीरे गाड़ी चलाते हो, तुम तेज चलाओ। और तुम कहे हाँ यार बेइज्जती हो रही है, मुझे तेज चलाना चाहिए। आप गाड़ी का ऐठे ऐठे एक्सीलेटर और तेज भगाने लगे, तेज भगाने लगे। ऐसा तो हो सकता है भाई, तेज तो भगा ही सकते हो ना। गाड़ी का ऐठे और तेज भगाने लगे, और फिर कोई मतलब ऐसा वैसा पड़ोसन हो तो ब्रेक भी मारने लगे, है कि नहीं? क्यों? क्यों मेरे भाइयों, तुम लोग कितने बदमाश हो मुझे पता है ना। तो तेज भगाने लगे, पहले तो स्लो जा रहे थे, अब तेज जाने लगे। तो देखो, अध्यारोपण के पश्चात कभी कभी आप तेज भी जाने लगते हो, और कभी कभी क्या हो, बात कोई बढ़िया होने लगी आपस में तो स्लो जाने भी लगते हो। तो अध्यारोपण के पश्चात तेज और कम होना, किसमें? वेग में। अब यहाँ पे तो आप गाड़ी चले, गाड़ी के वेग में ही तेज और कम होगा ना। मतलब वेग में कम, तेज और कम होना, ये घटना क्या कहलाता है? व्यतिकरण कहलाता है। नहीं समझ में आया? अब समझ में आएगा, देखो। अब ये गाड़ी वाला एग्जाम्पल थोड़ा दिमाग में डाल दिया, अब समझ में आएगा आपको, ध्यान से समझना। जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की लगभग समान आयाम की दो या दो से अधिक तरंगे एक ही दिशा में जाती हैं तो उनका अध्यारोपण हो जाता है। जैसे आप एक ही दिशा में जा रहे थे तो एक ही गाड़ी पे बैठ जा रहे थे, अध्यारोपण का मतलब जुड़ जाना, जुड़ जाते हैं, ठीक है, जुड़ जाते हैं, अध्यारोपण हो जाता है। और अध्यारोपण के पश्चात कुछ बिंदुओं पर वो तरंग था, तरंग का अध्यारोपण हो रहा था, तो तरंग की जो तीव्रता होती है अधिकतम हो जाती है, कुछ बिंदुओं पे तीव्रता न्यूनतम हो जाती है ना। ये जो घटना होती है, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। चलो लिखो, परिभाषा आ जाएगी। जब कोई, लिखो, जब कोई, है ना, जब कोई नहीं, किसी, जब किसी, जब किसी माध्यम में, जब किसी माध्यम में, जब किसी माध्यम में, ठीक है ना, माध्यम में एक ही आवृत्ति के दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तरंगे जिनकी 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 दो या दो से अधिक तरंगे जो होती है, ठीक है, तरंगे जिनका, उन तरंगों का क्या हो, दो या दो से अधिक तरंगे, है ना, क्या, दो या दो से अधिक तरंगे एक ही दिशा में, तरंगे समान दिशा में, समान दिशा में, समान दिशा में चलती चलती हैं तो उनका क्या हो जाता है?
अध्यारोपण हो जाता है। क्या हो जाता है? अध्यारोपण हो जाता है। अध्यारोपण में जो होता है, अध्यारोपण में, अध्यारोपण के अध्यारोपण के पश्चात उनकी जो है ना, अध्यारोपण जब हो जाता तो अध्यारोपण के पश्चात उनका क्या होना चाहिए? अध्यारोपण हो जाता तो अध्यारोपण के पश्चात, अध्यारोपण के पश्चात, अध्यारोपण के पश्चात उनकी जो है क्या होती है? अध्यारोपण के पश्चात बताओ, अध्यारोपण के पश्चात उनकी उनकी तीव्रता, तीव्रता कुछ बिंदुओं पर, कुछ बिंदुओं पर, कुछ बिंदुओं पर अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम हो जाती है। यह घटना प्रकाश का क्या कहलाता है? व्यतिकरण कहलाता है। यह घटना प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। अच्छा, जिन बिंदुओं पे तीव्रता अधिकतम होती है उन्हें समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। जिन बिंदुओं पे तीव्रता न्यूनतम होती है उन्हें विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। ज़्यादा लिखने का मन नहीं करा, थोड़ा तबीयत भी इशू है ना, नहीं तो मैं और इन चीज़ों को लिख देता। ठीक है, चलिए आगे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण लिखिए। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण क्या होते हैं बताइए? देखिए, जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होते हैं, है ना, पहले सबसे पहला गुण यह है कि इसमें विद्युत ऊर्जा तथा चुंबकीय ऊर्जा दोनों होते हैं। इसमें क्या होते हैं? इसमें लिखना सभी लोग कि इसमें वैद्युत वैद्युत ऊर्जा तथा चुंबकीय ऊर्जा दोनों होते हैं। वैद्युत ऊर्जा तथा चुंबकीय ऊर्जा दोनों होते हैं। दूसरा 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 क्या होगा बताओ? ये तरंगे क्या होती हैं बताओ? ये तरंगे प्रकाश की अपवर्तन, प्रकाश के जैसे प्रकाश आपका होता है ना, उसी तरीके से ये तरंगे प्रकाश के वेग के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे जितने वेग से प्रकाश का वेग चलता है उतने ही वेग से ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे भी चलती हैं। कितना वेग होता है प्रकाश का वेग? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उतना ही वेग विद्युत चुम्बकीय तरंगों का भी होता है। इन तरंगों का वेग, इन तरंगों का जो वेग होता है, वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ठीक है ना? तीसरा पॉइंट लिखो यहाँ पे। देखो, विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होती हैं यह अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। किसे? अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं, है ना? चौथा पॉइंट आप लिख सकते हो, विद्युत चुम्बकीय तरंग अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होती है यह इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है ना, उसी तरीके से विद्युत चुम्बकीय तरंग के लिए संचरण के लिए, संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।
और आपको एक बात बता दूं मैं, याद रखना, अगर वैद्युत ऊर्जा ई है और चुंबकीय ऊर्जा बी है तो ई अपान बी इज इक्वल टू सी, और सी का मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि ई अपान बी का वैल्यू क्या होता है। तो ई अपान बी इज इक्वल टू सी, जिसका वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये इंपॉर्टेंट है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणधर्म भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में। आगे चला जाए, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। आसान है मेरे भाई। समविभव पृष्ठ क्या होता है मैंने कई बार भी करा दिया, मैंने सोचा पीछे का भी कुछ क्वेश्चन करा दूं। ये तीनों क्वेश्चन नए थे, कभी नहीं कराया था मैं, ये 2 क्वेश्चन पुराने लाया हूं, ठीक है। समविभव पृष्ठ क्या होता है, सम प्लस विभव प्लस पृष्ठ, ये 3 शब्दों से मिलकर समविभव पृष्ठ बना है। किन 3 शब्दों से, सम प्लस विभव प्लस पृष्ठ, इन 3 शब्दों से मिलकर ये समविभव पृष्ठ बना है। यानी एक ऐसा पृष्ठ जिस पर क्या हो, विभव समान हो, जिस पर सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। मैं नहीं लिखूंगा, आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। इसी तरीके से अनुगमन वेग क्या होता है, वह वेग जिसके द्वारा कोई इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में गमन करता है उसे अनुगमन वेग कहते हैं। वह वेग जिससे कोई इलेक्ट्रॉन जो है ना वैद्युत क्षेत्र में गमन करे, कहां पे, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में, उसे क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग vt से प्रदर्शित करते हैं। अनुगमन वेग तथा धारा के मध्य संबंध क्या होता है, धारा I इज इक्वल टू NEA/VD होता है। ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग चलने जाते हैं, जो कि आपके लिए होमवर्क होने वाला है, कि बायो-सेवर्ट का नियम लिखना और इसकी सहायता से वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। एम्पियर का परिपति नियम लिखना और उसका अनुप्रयोग लिखना है। ट्रांसफार्मर क्या है और यह किस सिद्धांत पे कार्य करता है, यह आपको लिखना है। कहाँ पे लिखना है, अपने कॉपी पे लिखना है। भेजना कहाँ पे, मेरा नंबर है 930 577 1375। इस नंबर पर आप टेलीग्राम करिएगा, व्हाट्सएप मत करिएगा, टेलीग्राम कर दीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप करोगे तो मैं नहीं चेक कर पाऊंगा। हालांकि इसमें मम्मी को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होगी चेक करने में, डाउट्स भी देखने में आप लोगों के। मेरा तबीयत खुद ही सही नहीं है। हाँ, लेकिन 1-2 दिन में आप लोगों की दुआएं होंगी तो सही हो जाएंगे मेरे भाई। मैं बहुत खुश हो जाऊँगा यार, दिल से पढ़ाऊँगा उसके बाद आप लोगों को। मैं चाह रहा हूँ यार जल्दी सही हो जाए मम्मी हमारी, ठीक है। मैं एकदम परेशान हो गया हूँ, ठीक है। प्लीज़ आप सभी लोग थोड़ा सा भगवान से दुआ भी कीजिए, मैं आप सभी लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि दुआओं में दम होती है, दुआ करोगे तो ज़रूर सही होंगी, ठीक है। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय माँ सरस्वती। और जो भी बच्चे नए हैं, अभी नहीं ज्वाइन किए हैं बैच को, वो ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। सभी को जय माँ सरस्वती, थैंक यू।